तो संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने मौलिक अधिकार कंप्लीट देख लिए, भाग 3 मौलिक अधिकार पूरा देख लिए हैं। आज देखने वाले हैं उसी के अंतर्गत भाग 4, संविधान के अंतर्गत देखने वाले हैं आज भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। कौन से में? तो भाग 4 में है। क्लियर है? क्या देखने वाले हैं आज? भाग 4। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए आर्टिकल है या अनुच्छेद है, आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक किसे रखा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया या नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब इसी में आगे देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, जिसको ध्यान में या देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी है, वह सलाहकार है, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव ने, उन्होंने अधिकारों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। एक है वाद योग्य और दूसरा है अवाद योग्य। क्लियर है? चलो इसी में देखते हैं कौन है हमारे संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी। कौन है जी? संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव। BN राव। इन्होंने हमारे अधिकारों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? वाद योग्य। कौन कौन से? तो वाद योग्य और दूसरा है अवाद योग्य। वाद योग्य और अवाद योग्य। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो 2 भागों में। अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। अधिकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? तो वाद योग्य और दूसरा कौन सा है? तो अवाद योग्य। अब इसी में देखते हैं वाद योग्य क्या है। वाद योग्य है अधिकार या अधिकारों के हनन या फिर क्या अतिक्रमण होने पर सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हैं। वाद योग्य क्या है? तो अधिकारों के हनन होने पर सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपके अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, तो आप सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? इसी में देखते हैं अवाद योग्य। अवाद योग्य है अधिकारों के हनन होने पर या अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है? अधिकारों के हनन होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कहीं पे आपके अधिकार का हनन हो रहा है अवाद योग्य के तहत, तो आप न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? देखो वाद योग्य क्या हुआ? तो अधिकारों के हनन होने पर सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है? वाद योग्य में अधिकारों के हनन होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? इसी में देखते हैं ये क्या आएगा? भाग 3 के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या आएगा? भाग 3। और भाग 3 में क्या है? तो जी मौलिक अधिकार है। क्या है? तो जी मौलिक अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकार का
हनन हो रहा है, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आप कहां जा सकते हो, सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है। इसी में आगे देखते हैं, इसमें है भाग 4। भाग क्या है इसमें, भाग 4। भाग 4 क्या है, तो हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसी को क्या बोलेंगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी अधिकारों के हनन होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। किसमें, भाग 4 में, डीपीएसपी में। डीपीएसपी के तहत आपको जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन हो रहा है तो आप न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्लियर है। भाग 4 और भाग 3 क्लियर है। अब इसे देखते हैं कि हमने इसको ग्रहण कहां से किए हैं। इसको तो भाग 3 में कौन है, मौलिक अधिकार, इसको कहां से ग्रहण किया तो जी, यूएसए से। कहां से ग्रहण किए हैं हमने, यूएसए से। क्लियर है। अब इसी में देखते हैं इसको, भाग 4 को, डीपीएसपी को हमने कहां से ग्रहण किए हैं या लिए हैं, तो इसको कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। क्लियर है। कहां से लिए इसको, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इतना क्लियर है यहां तक। और आयरलैंड ने कहां से लिए, तो इसको स्पेनिश से लिए उन्होंने। कहां से लिए हैं, स्पेनिश से लिया है। ठीक। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम डायरेक्ट स्पेनिश से इसको क्यों ले सकते करके, जब आयरलैंड ने स्पेनिश से लिया है तो हम डायरेक्ट स्पेनिश से क्यों ग्रहण नहीं कर सकते इसको करके, ये आप लोग के मन में उठ रहा होगा सवाल। तो देखो थोड़ा सा तर्क लगाना। आयरलैंड ने अपने डीपीएसपी में यह रखा है, भाग 4 के अंदर उसने यह रखा है, जो अपने डीपीएसपी लिया है उन्होंने कहां से, स्पेनिश से। वहां पे किसको रखा था, आयरलैंड ने, आयरलैंड के अनुसार क्या रखा है, उसको अवाध्य योग्य रखा है। जबकि स्पेनिश ने उसे क्या रखा है, वाद्य योग्य में रखा है, उसको क्या रखा है, वाद्य योग्य में रखा है, मौलिक अधिकार में रखा गया है। लेकिन उसको कहां रखा है, भाग 4 में अवाध्य योग्य में रखा है, डीपीएसपी में रखा है। इस कारण से हमने कहां से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से ग्रहण किए। कहां से ग्रहण किए, तो आयरलैंड से ग्रहण किए। यहां तक क्लियर है। अब इसी में देखते हैं इसका उद्देश्य, कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है, क्या है इसका उद्देश्य। चलो इसी में देख लेते हैं जी, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी, कैसा राज्य बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य किसका, तो नीति निर्देशक तत्व के। इसका तो नीति निर्देशक तत्व के। क्लियर है। इसी में है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, क्या क्या है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक प्रजातंत्र, राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना। क्या करना, राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखो क्या क्या है, लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करना। इसी में साथ में क्या है, सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, सभी को आर्थिक रूप से क्या लेना, समान देना है, तथा राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। किसमें, तो डीपीएसपी में। किसमें, तो डीपीएसपी में। क्लियर है यहां तक। चलो इतना पहले नोट करो। देखते हैं आर्टिकल नंबर 36। क्या देखेंगे, आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 12 सेम है। उसमें भी क्या है, राज्य की परिभाषा, और इसमें भी क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा, या अनुच्छेद नंबर 36 में क्या है, तो जी राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार सेम एज इट यहां भी है, आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा। क्लियर है। तो यहां पे लिख सकता हूं आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार, लिख सकता हूं आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 12 के अनुसार यहां भी क्या है, राज्य की परिभाषा है। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या था, तो केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल, और क्या है, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण।
क्लियर है। स्थानीय प्राधिकरण में क्या आते हैं? पंचायती राज, नगरीय निकाय, ठीक, और लोकल बॉडीज। क्लियर है। तो ये क्या हो गया? हमारा राज्य की परिभाषा हो गया। अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 37। किसमें? तो आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 या अनुच्छेद नंबर कौन सा? 37। आर्टिकल नंबर 37 से बताया है कि इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए करके। किसकी? तो डीपीएसपी की क्या बताई है? प्रकृति बताई है। डीपीएसपी की प्रकृति या स्वरूप कैसी है ये बताई है। प्रकृति या फिर स्वरूप कैसी है ये बताया है। मैंने अभी पिछले में बताया था कि यह वाद योग्य है कि अवाद योग्य है। डीपीएसपी कैसा है? तो अवाद योग्य है। कैसा है? तो प्रकृति कैसा है? तो इसकी अवाद योग्य है। कैसा है? अवाद योग्य। मतलब डीपीएसपी के तहत आप कोई अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके तहत तो आप न्यायपालिका शरण प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है? कैसा है? अवाद योग्य है। कैसा है? अवाद योग्य है। और क्या है इसकी प्रकृति? तो सलाहकारी है। क्या है? सलाहकारी। क्या है? तो सलाहकारी है। क्या है? तो सलाहकारी है। सलाहकारी है, सलाह देता है। राज्य सरकार क्या देगा? यह सलाह देगा। आप चाहे तो इसको लागू कर सकते हो या ना कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके अनुसार तो डीपीएसपी के अनुसार डीपीएसपी राज्य को सलाह देगा कि आप इसको लागू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, तो आप इसको लागू कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे लागू करना है और कैसे नहीं करना है। आप क्लियर है? तो कैसा हो गया? सलाहकार। यहाँ पे सलाह दे रहा है उसको। राज्य सरकार को क्या दे रहा है? यहाँ पे सलाह दे रहा है। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे डीपीएसपी डीपीएसपी लागू डीपीएसपी लागू करना अनिवार्य या इसी को बोल सकते हैं बाध्य नहीं है। नहीं है। मैंने भी बताया पिछले में कि सलाहकारी है। कैसा है? सलाहकारी है। जरूरी नहीं है कि हम इसको लागू कर सकते हैं। अगर लगा हमारे पास उचित संसाधन हुआ तब हम इसको लागू कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लागू नहीं कर सकते। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर आपके पास है, राज्य के पास संसाधन है, तो वह इसको लागू कर सकता है। इसलिए क्या किया गया यहाँ पे? डीपीएसपी लागू करना अनिवार्य या बाध्य नहीं है। अनिवार्य या बाध्य नहीं है। बस क्या है? सलाहकारी है। क्या है? तो सलाहकारी है। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे कि जो डीपीएसपी का प्रारूप है कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होना चाहिए? डीपीएसपी होना चाहिए। इसका स्वरूप कौन ने तैयार किया? किसने तैयार किया? क्या देख ली? इसका स्वरूप देखते हैं फिर नहीं, इसका प्रारूप। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? इसका प्रारूप किसने तैयार किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होना चाहिए? डीपीएसपी होना चाहिए। उसका प्रारूप किसने बनाया? जिसमें बनाया है तेज बहादुर सप्रू जी ने। किसने बनाया? तो तेज बहादुर सप्रू ने। किसने बनाया? तो तेज बहादुर सप्रू जी ने इसका प्रारूप बनाया। क्या बनाया है? प्रारूप बनाया है। प्रारूप बनाया है। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसमें डीपीएसपी बड़ा है कि मौलिक अधिकार बड़ा है? आप लोग बोलोगे कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो सीमित हो गया करके, है ना? वैसे लग रहा होगा आप लोग को, लग रहा है कि डीपीएसपी बड़ा है क्योंकि इसका आर्टिकल कहां से 36 से लेकर 51 तक है करके, लग रहा होगा। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। क्या है? तो पूरक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। दोनों एक दूसरे क्या है? तो जी पूरक है। क्या है? तो पूरक है। और कहां से मिला ये कि पूरक है करके? मिनर्वा मिल्सवाद में। कहां से मिला? तो मिनर्वा मिल्सवाद में बताया गया कि यह दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है करके। क्या बताया गया है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। कुछ ने कहा तो इसको मिलरा मिल्सवाद केस में कहा गया कि दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक है। ना ही फंडामेंटल राइट्स बड़ा है और ना ही डीपीएसपी बड़ा है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। क्लियर है यहां तक? चलो इतना पहले नोट करो।
तो बताओ आर्टिकल नंबर 36 का संबंध किससे है तो, और 37 में, यहां तक क्लियर है। अब इसी में आगे देखते हैं। होता यह है कि जो हमारे संविधान में है, संविधान में डीपीएसपी को कहीं भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, कहीं भी उसको बांटा नहीं गया है। लेकिन जो हमारे राजनीतिज्ञ है उन्होंने क्या किया, उसको समझने के लिए 3 सिद्धांत में उसको वर्गीकृत किया गया है। किसमें? 3 सिद्धांत में उसका वर्गीकरण किया गया है। किसका? तो डीपीएसपी का। किसका? तो डीपीएसपी का। लेकिन याद रखना संविधान में कहीं भी उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? देखो इनको वर्गीकरण कितने सिद्धांत में किया गया है तो 3 सिद्धांत में इसका वर्गीकरण किया गया है। क्लियर है? अब इसी में देखते हैं कौन कौन सा इसका सिद्धांत है जिसमें इसको वर्गीकरण किया गया है। लेकिन संविधान में कहीं भी इसका वर्गीकरण का उल्लेख क्या नहीं है। जो हमारे राजनीतिज्ञ है इसको समझने के लिए, इसकी प्रकृति को समझने के लिए 3 सिद्धांत में इसको वर्गीकरण किया गया है। क्लियर है? एक है समाजवादी सिद्धांत। पहला कौन सा है तो समाजवादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा तो जी? समाजवादी सिद्धांत है। कौन सा तो? समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत दूसरा कौन सा है तो गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। तीसरा कौन सा है तो जी? उदारवादी सिद्धांत। तीसरा कौन सा तो जी? उदारवादी सिद्धांत। क्लियर है? देखो समाजवादी सिद्धांत जो समाज के हित के लिए हो, गांधीवादी सिद्धांत जो गांधी जी की विचारधारा से संबंधित हो, प्रेरित हो, ठीक, और उदारवादी सिद्धांत। क्लियर है? यहां तक कितने वर्गीकरण किए इसको? 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा तो समाजवादी सिद्धांत, दूसरा कौन सा तो गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा कौन सा तो उदारवादी सिद्धांत। अब इसी में देखेंगे समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 37 देख लिए हैं। अब देखना कौन सा? आर्टिकल नंबर 38। कौन सा देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 38 संबंध है यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। क्या है तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या है तो जी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर 38 में है। कौन से आर्टिकल में है तो जी? आर्टिकल नंबर 38 में है। कौन से में है? आर्टिकल नंबर 38 में है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किससे जुड़ा हुआ है? समाजवादी से जुड़ा हुआ है। लग रहा है ना? इसमें कहां रखा गया? इसको समाजवादी में रखा गया। यहां तक क्लियर है? आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 में क्या आते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब इसी में आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 39। क्या देखना है अब? 39 क्या देखना है तो आर्टिकल नंबर 39। इसमें सभी के लिए जीविका उपलब्ध कराना। क्या कराना है? सभी के लिए जीविका उपलब्ध कराना या जीविका की व्यवस्था करना। उपलब्ध छोड़ो, व्यवस्था ठीक रहेगा। ठीक है? क्या करना? सभी के लिए जीविका की व्यवस्था करना। क्या करना? सभी के लिए जीविका की, मतलब उसके जीवन जीने के लिए जो साधन है उनको क्या करना है? उपलब्ध करना है। समाज के हित में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? समाजवादी सिद्धांत हो गया। क्लियर है यहां तक? अब इसी में आगे देखेंगे 39 आर्टिकल नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 39। अब इसी में देखते हैं आगे 39D। क्या देखेंगे? 39D में है समान कार्य समान वेतन। क्या है? समान कार्य समान वेतन। क्या है तो जी? समान कार्य समान वेतन है। इसमें तो आर्टिकल नंबर 39D में है। आर्टिकल नंबर 39D में क्या है तो समान कार्य समान वेतन। मतलब होता यह है कि पहले क्या होता था? मतभेद हो रहा है कि चलो जो काम कर रहे पुरुष, मेल जो काम कर रहा है, ठीक है, वो 8 घंटे में कर रहा है, उसके लिए पेमेंट है उनका कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहे हैं। ठीक, उसके लिए पेमेंट कितना है? 12,000 है। और उसी काम को फीमेल महिला जो कर रही है वो कर रही है उसी को 8 घंटे में, और उसके लिए क्या मिल रहा था उनको? पेमेंट में था उनको 10,000 है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? समान कार्य, मतलब उसी काम तो महिला भी सेम काम में कर रही है, उतने टाइम में कर रही है, तो उनको क्या कीजिए? समान कार्य। जितना काम मेल कर रहे हैं उतना काम तुम फीमेल भी कर रही है,
तो उनको लिए समान कार्य समान वेतन रखे गए, मतलब जितना इनको भी वेतन मिल रहा है उनको भी वेतन मिलना चाहिए। ये रहा आर्टिकल नंबर किसका संबंध, तो आर्टिकल नंबर 39 का, समान कार्य समान वेतन। क्या है तो जी, समान कार्य समान वेतन। क्या है तो समान कार्य समान वेतन। अब इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 39 के बाद 41, क्या देख लेते हैं 41। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम पाने, काम पाने, क्या क्या, काम पाने, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता, लोक सहायता, लोक सहायता का अधिकार, का क्या है, अधिकार है। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में जैसे कि क्या हो गया, विकलांग हो गए हैं, क्या है, कुछ दशाओं में कोई हो गया, उनके लिए बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, विकलांग हो गए, उनको काम पाने, उनको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए, रोजगार, तो काम पाने, शिक्षा, उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, तथा लोक सहायता, मन को उनको क्या देना चाहिए, उनको एक विशेष सहायता देनी चाहिए, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें कहा गया तो आर्टिकल नंबर 41 से संबंध क्या है, तो कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता का अधिकार, उनको क्या देना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए कुछ दशाओं में, जैसे कि कौन है, विकलांग वगैरह होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 41 संबंध किससे, तो कुछ दशाओं में काम पाने, काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता का अधिकार। क्लियर है। अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 42। इसमें तो आर्टिकल नंबर 42 समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं हम। आर्टिकल नंबर 42 स्त्रियों की, क्या है इसमें, स्त्रियों की प्रसूति, प्रसूति, स्त्रियों की प्रसूति सहायता, स्त्रियों की प्रसूति सहायता। आर्टिकल नंबर क्या है, 42। प्रसूति सहायता मतलब उनको क्या देना चाहिए, उचित पोषण देना चाहिए, उचित पोषण आहार देना चाहिए। किसके अंतर्गत रखा गया, तो आर्टिकल नंबर 42 के अंतर्गत स्त्रियों की प्रसूति सहायता, उनको क्या देना चाहिए, उचित रूप से पोषण मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। ठीक, साथ साथ ये भी है, अगर यह महिला कहीं काम कर रही है तो उनको उसी के एनवायरनमेंट होना चाहिए, इनके लिए उसी को तरह से क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। ठीक है, और इनको भी क्या मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। किसके अनुसार, तो आर्टिकल नंबर 42 के अनुसार। किसको, तो स्त्रियों के प्रसूति सहायता। ये क्लियर है हमारा, कौन सा है ये, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत के तहत क्या क्या देखें हम लोग, आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 नंबर आ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या करना है, रोज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 से संबंध हमारा सभी के लिए आजीविका की व्यवस्था। सभी के लिए क्या करना है, यहाँ पे आजीविका की व्यवस्था करना है। ठीक, अगर राज्य चाहे तो उसको लागू कर सकते हैं और राज्य चाहे तो उसको लागू नहीं कर सकते। क्लियर है। इसी में आते हैं 39D, समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन, समझ आया होगा ये, क्लियर है। अब इसी में आते हैं 40, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता का अधिकार। क्लियर है, कैसे, जैसे विकलांग हो गए उनको क्या देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, साथ साथ उनको शिक्षा भी देनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, लोक सहायता, उनको सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। कैसे, प्रोत्साहन राशि देकर, प्रोत्साहन देकर। क्लियर है। उसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 42। इसका संबंध है सहायता, इसका संबंध है स्त्रियों की प्रसूति सहायता। स्त्रियों की प्रसूति सहायता कैसे करना चाहिए, उचित पोषण देकर, उचित आहार देकर, उसी समय उनका लालन पालन करके। क्लियर है। तो आर्टिकल नंबर 42। इस तरह से हमारा समाजवादी सिद्धांत कंप्लीट हो गया। कौन सा सिद्धांत कंप्लीट होगा, तो ये हमारा समाजवादी सिद्धांत कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहां तक। अब इसी में आते हैं हम गांधीवादी सिद्धांत में। किसमें आते हैं, तो गांधीवादी सिद्धांत में आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत, इसके लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 40। कौन सा है, तो आर्टिकल कौन सा रहेगा, आर्टिकल कौन सा रहेगा, 40। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है, तो जी ग्राम पंचायतों का गठन। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर
40 में। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। सुने होंगे स्टेटमेंट, क्लियर है? उनका एक स्टेटमेंट था क्या कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। क्लियर है? तो उन्होंने क्या कहा कि बोला कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अगर राज्य चाहे तो उसको लागू कर सकते हैं, अगर जिनके पास संसाधन है वो लागू कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है वो लागू नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। क्लियर? यहां तक ग्राम पंचायतों का गठन। क्लियर है? अब इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 43। क्या देखेंगे? आर्टिकल नंबर 43। इसी में क्या है? तो आर्टिकल नंबर है 43। क्या है तो जी? आर्टिकल नंबर 43, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या है? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन। क्लियर है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग क्या है? मतलब जैसे कि ग्रामीण इलाका में, गांव में क्या बनाया जाता है? घर में बांस से कुछ बनाया जाता है। क्लियर है? बांस से और मिट्टी से भी बहुत कुछ बनाया जाता है। इन सबको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। जो छोटे छोटे हैं उनको क्या देना चाहिए? ग्रामीण इलाके में है, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 के तहत। ये किससे प्रेरित है? तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। कैसे? ठीक है? क्या है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 46। किसमें आते हैं? आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 का संबंध है हमारा समाज में दुर्बल वर्ग। क्या है? समाज में जितने भी दुर्बल वर्ग हैं, विशेषकर कौन से होंगे? समाज के दुर्बल वर्गों। विशेषकर कौन हो सकते बताओ? एसटी, एससी। समाज के दुर्बल वर्गों, विशेषकर कौन है? तो एसटी, एससी का आर्थिक तथा शैक्षणिक समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर एसटी, एससी तथा एसटी, एससी का आर्थिक तथा शैक्षणिक क्या करना? उत्थान करना, इनको प्रोत्साहित करना, समाज में इनको आगे लेके आना। ये कौन से विचारधारा से प्रेरित है? तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल नंबर 43 में क्या? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। आर्टिकल नंबर 46 क्या? तो समाज के दुर्बल वर्ग विशेषकर एसटी, एससी का आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना। ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल नंबर किसमें? तो 47। आर्टिकल नंबर किसमें आते हैं? 47। किसमें जी? आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 है लोक स्वास्थ्य तथा मद्यपान निषेध। क्या है? मद्यपान निषेध। क्या है? मद्यपान निषेध। लोक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा मद्यपान जो आप लोग का है उन क्या होना चाहिए? निषेध होना चाहिए। ये भी क्या है? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। लोक स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। क्लियर है? साथ साथ क्या बोलेंगे? मद्यपान निषेध। जो आप दारू वारू पी रहे हो, ठीक, जो आप ड्रिंक ग्रहण करते हो, सेवन करते हो, उनका क्या होना चाहिए? पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। अगर राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकता है और राज्य चाहे तो इसको लागू नहीं कर सकता। हो सकता है कि हमारे राज्य में ये संबंध हो या संभव हो कि यह मद्यपान निषेध क्या हो? बंद हो, तो वहां पे निषेध ही हो जाए मद्यपान हमारे राज्य में। लेकिन ऐसा नहीं है, या राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, राज्य के ऊपर डिपेंड है, क्या लागू कर सकते हैं इनको। क्लियर है? ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो 47 है। कौन से? तो जी 47 है। अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48। तो उससे पहले देखो आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 43 में क्या है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? तो समाज के दुर्बल वर्गों का विशेषकर एसटी, एससी का क्या करना? आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से क्या करना? उनका उत्थान करना है। क्लियर है? बात है। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? लोक स्वास्थ्य तथा मद्यपान निषेध। क्या है? तो लोक स्वास्थ्य तथा
मद्यपान निषेध। अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 48 में, कृषि तथा पशुपालन का संरक्षण क्या है? कृषि तथा पशुपालन का संरक्षण तथा गोवध निषेध। आर्टिकल नंबर 48 संबंध किससे? तो कृषि तथा पशुपालन का संरक्षण करना है। क्या करना है? कृषि है, पशुपालन है, इन सभी को क्या देना है? संरक्षण देना है। क्या देना है? सुरक्षा देना है। साथ साथ गोवध निषेध, इसमें क्या बताया गया है कि गौहत्या नहीं करनी है। गोवध यहाँ पे निषेध किया गया। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 48 में। आर्टिकल नंबर 48 में। तो इस तरह से हमारा गांधीवादी विचारधारा संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो हमने देख लिए हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 40, 43, 46, 47 और 48 किससे संबंधित? तो गांधीवादी विचारधारा से। समाजवादी विचारधारा से कौन है? तो समाजवादी से बताओ 38, 39, 39, 41, 42 ये किससे संबंधित? तो समाजवादी विचारधारा संबंधित है। और गांधीवादी से 40, 43, 46, 47 और 48 ये हमारा गांधीवादी से। अब देखते हैं हम उदारवादी विचारधारा से। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल है 44। आर्टिकल कौन सा? 44। देखो कहीं पे 44 हुआ है, नहीं हुआ है। क्लियर है? तो आर्टिकल है 44, समान नागरिक संहिता। क्या है? तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 44 संबंध किससे? तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या हो बताओ? समान नागरिक संहिता का निर्माण क्या हो बताओ? ये समान नागरिक संहिता क्या है बताओ? कोई बता सकता है? देखो होता यह है कि आपराधिक मामले सुने होंगे जिसमें से आपको या कोई भी धर्म से रहे सभी के लिए वहां पे समान क्या है? कानून व्यवस्था की गई है। क्रिमिनल केस में जितने भी है। क्लियर है? लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, विवाह संबंधित, तलाक संबंधित मामला ऐसे होते हैं जहां पे अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग क्या है? कानून रखा गया है। क्लियर है? कौन कौन से बताओ? जैसे कि हिंदू मुस्लिम में अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। ठीक, इनको क्या है? तो इनको क्या करना है? एक साथ लगना, मतलब दोनों को क्या करना है? सबके लिए समान बनाना है। ना कोई हिंदू होना है, ना मुसलमान होना है, ना बौद्ध होना है, ईसाई, सबके लिए क्या होना चाहिए? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मतलब सबको समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। क्लियर है? कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 44 के तहत। जैसे कि अगर मुस्लिमों में अगर क्या हो रहा है? तलाक हो रहा है तो उनमें अलग से होता है, और हिंदुओं में तलाक होता है तो उनमें अलग से होता है। ठीक, तो क्या है? एक अलग अलग है, उनको क्या करना है? सबको समान रूप से लाना है। क्लियर है? कौन सा आर्टिकल का है? समान नागरिक संहिता का निर्माण करना। कौन सा आर्टिकल इसमें? 44। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य ये यहाँ पे किया है कौन? गोवा ने। कौन किया? तो गोवा ने। कौन किया? तो गोवा ने। क्लियर है? कौन किया इसको? गोवा ने किया है। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता यहाँ चालू है, प्रारंभ है। क्लियर है? अब आते हैं इसी में आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर क्या? 45। आर्टिकल नंबर 45 संबंध है हमारा निःशुल्क शिक्षा। किससे सर? तो निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल नंबर 21 ये में भी देखिए हम लोग निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी निःशुल्क शिक्षा है। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उसमें देखिए हमने आर्टिकल नंबर 20A में कितने वर्ष थे? तो 6 से 14 वर्ष के लिए रखा गया। उसको कहां डाल दिया? डायरेक्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया। ठीक है? अब उसी तरह यहां भी है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष? तो 0 से 6 वर्ष के लिए। कितने? तो 0 से 6 वर्ष की जो आयु है वहां पे क्या होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। ठीक है? इसको हमने कब जोड़ा? तो इसको जोड़ा हमने 86 संविधान संशोधन किए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, तब जोड़े। क्लियर है? कब जोड़े इसको? 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हमने जोड़े हैं। क्लियर है? का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा क्या होनी चाहिए? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का क्या होना चाहिए? प्रावधान होने चाहिए। क्लियर है? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 45 के तहत। आर्टिकल नंबर 45 के तहत। ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल नंबर 49। इसमें आर्टिकल नंबर 49
आर्टिकल नंबर 49 के संबंध में हमारा राष्ट्रीय महत्व, जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। क्या करना है, तो संरक्षण प्रदान करना है। क्लियर है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, क्या देना है इनको, संरक्षण प्रदान करना है। किसको, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। जैसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हो सकते हैं, लाल किला हो गया, ठीक है, और हाँ, यहां तक क्लियर है। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के उनका हम क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है, संरक्षण देना है, उनको देख रेख करना है, सुरक्षा रखना है। क्लियर है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 49 के तहत, आर्टिकल नंबर 49 के तहत क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। क्लियर है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 50, मतलब 50-50 याद रखना। आर्टिकल नंबर कौन सा, 50, यहाँ पे क्या है 50-50। कैसे, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या है, पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया, यहाँ पे अलग रखा गया है। पृथक्करण मतलब अलग अलग कर दिया गया है। क्लियर है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का क्या कर दिया, यहाँ पे पृथक्करण कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 50 के 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अपने कार्य सही से नहीं कर रहा है, देखो होता क्या है, कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं कर रहा है और दोनों साथ में है, न्यायपालिका साथ में है। अगर कोई न्याय के लिए चला गया तो उनको न्याय मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए क्या कर देगा, उनको अलग कर दिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका को यहाँ पे अलग रखा गया। क्या रखा गया, अलग रखा गया है आर्टिकल नंबर 50 के तहत। क्लियर है। तो बताओ आर्टिकल नंबर 44 क्या है, समान नागरिक संहिता का निर्माण। समान नागरिक संहिता का निर्माण है। आर्टिकल नंबर 45 अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, कितने वर्ष बच्चों के लिए, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन से संविधान संशोधन के जोड़ा देते हो, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 49 का संबंध किससे है, तो जी और आर्टिकल नंबर 40 का संबंध किससे है, तो 50 का संबंध किससे है, तो क्लियर है। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51। कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 51। और आर्टिकल नंबर 40 में क्या है बताओ, इससे पहले आर्टिकल नंबर 40 में क्या है बताओ, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित तो क्या होगा बताओ ना जी, ग्राम पंचायतों का गठन। क्लियर है। और आर्टिकल नंबर 43 में क्या है, तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, तो समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर एसटी एससी का आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, लोक स्वास्थ्य तथा मद्यपान निषेध। आर्टिकल नंबर 48 में क्या है, तो कृषि तथा पशुपालन का संरक्षण। कृषि तथा पशुपालन का संरक्षण तथा क्या है इसमें, गोवध निषेध। क्या है इसमें, गोवध निषेध। क्लियर है। इससे देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 49 में क्या है, सभी के लिए आजीविका की व्यवस्था करना, आजीविका की व्यवस्था करना। और 49D में क्या है, तो समान कार्य समान वेतन। और 41 में क्या है, तो कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता का अधिकार। क्लियर है। अब इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 42 में है स्त्रियों की प्रसूति सहायता। क्या है, स्त्रियों की प्रसूति सहायता। अब आते हैं लास्ट हमारा कौन सा बच गया, आर्टिकल नंबर 51 बचा है। यह है अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अनुवृद्धि का प्रयास। क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा क्या है, तो जी अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास। क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास। क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय अन्य राज्यों के साथ क्या बनाना है, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति तथा उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था भी अन्य राज्यों की तुलना में कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए करके। ठीक, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास, इनको हम क्या करना चाहिए,
निरंतर क्या रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 51 के तहत। तो इस तरह से हमारा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। इसके आगे और कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ केस है, कुछ कुछ स्टडीज है जो आपको लगना बताना चाहिए करके। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर है, यहाँ तक हो गया, किसी को कोई डाउट? हाँ, इसको भी मूल ढांचा में रखा गया है, क्लियर है। क्या रखा गया, इसको भी मूल ढांचा में रखा गया है। अब ये बताओ, मैंने जैसे कि बताया था कि दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन अगर कहीं पे है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में वरीयता देनी है, वरीयता देनी है, पहले किसको देना है, मान्यता, तो किसको देना है, तो फंडामेंटल राइट्स को देना रहेगा। किसको देना रहेगा, फंडामेंटल राइट्स को। वरीयता के क्रम में किसको देना रहेगा, हमको फंडामेंटल राइट्स को देना रहेगा। किसको देना रहेगा, तो फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर है, वरीयता के माध्यम कौन सा रहेगा, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में किसकी वरीयता मिलनी चाहिए, तो फंडामेंटल राइट्स को वरीयता मिलनी चाहिए। यहां तक क्लियर है, और इसको भी मूल ढांचा में रखा गया है। क्लियर है। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।